पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। ये तो ST SC OBC का अभी मांग करेंगे, क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? The bill is going to be implemented. इस प्रकार से काम होना चाहिए। सभापति जी, प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। ये किसी की बात नहीं सुनना। ये जिसको जाना है डरिए मत। अरे भाई डरो मत। We don't know if and actually when we will actually have 33% of women sitting in the Lok Sabha. राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। You want a parliament which consists of only बड़े लोग। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की नोक झोंक के बीच ही एक धड़कते हुए राष्ट्र का सुनहरा इतिहास लिखा जाता है। 27 साल के इंतजार के बाद भारत का ऐसा ही एक इतिहास लिखा जा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा से 2/3 बहुमत से मंजूरी मिल गई। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। कल ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा। ये भी जानना जरूरी है, ये 2 वोट खिलाफ डालने वाली कौन सी पार्टी थी, आगे बताऊंगी। 33% महिला आरक्षण का ये बिल भविष्य की राजनीति, 2024 के चुनाव और मौजूदा राजनीति के किन दांव पेचों की कहानी कह रही है और उन पर देश क्या सोचता है, इसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने ETG रिसर्च के साथ मिलकर एक तीव्रित सर्वे किया है। इस सर्वे में महिला बिल पर देश का रुझान क्या आया है ये बताऊंगी और पब्लिक का ये सवाल भी उठाऊंगी माफ कीजिएगा कि बहन बेटी हो या माता, क्या मोदी बना रहे हैं उन्हें भाग्य विधाता? क्या 24 में महिला आरक्षण सचमुच मास्टर स्ट्रोक होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। सर्वे के सवालों को दिखाने से पहले मैं आज लोकसभा में महिला बिल पर हुई बहस पर कुछ अहम नेताओं के बयान सुनवाना चाहती हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया, लेकिन बिल के भीतर OBC कोटा की मांग की। सुनिए उनका ये बयान। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी समेत विपक्ष के सारे सवालों का जवाब किस तरह से दिया, सुनिए उनका ये बयान। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए
महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण। अमित शाह से ठीक पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बहस में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने ओबीसी का मुद्दा जिस तरह से उठाया उस पर खुद अमित शाह को जवाब देना पड़ा। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। पर ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। अब बारी है सर्वे की। इस सर्वे का सैंपल साइज 6792 है। सर्वे को 19 राज्यों में कंडक्ट किया गया। फोन पर इंटरव्यू के जरिए लोगों से उनकी राय ली गई। इसे त्वरित सर्वे के तौर पर लें क्योंकि ये क्विक सर्वे है और सर्वे में सवाल देश के लोगों का रुझान बताते हैं और जवाब सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और आज इस डिबेट पर मेरे साथ डिबेट पर जुड़ रही हैं राखी राठौर, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के लीडर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम वकार साहब, AIMIM के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं पहले सवाल लेना चाहती हूं, पहले 3 सवाल आपके स्क्रीन पर। महिला आरक्षण बिल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक और इतिहास अपने नाम किया क्या? इस पर हां कहने वाले 52% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30%, कह नहीं सकते 18%। 52% लोग समझते हैं कि एक और इतिहास प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम किया। सवाल नंबर 2 जो हमने पूछा, महिला बिल से प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक संदेश क्या है? इसमें ऑप्शंस थे 2024 में महिला समर्थन जुटाना, 21% लोग मानते हैं कि जी वो महिला समर्थन जुटा रहे हैं। विपक्ष का समीकरण बिगाड़ना, 18% लोग मानते हैं।
जेंडर इक्वालिटी पर गंभीरता है प्रधानमंत्री की। 34% लोग मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था बदलना 27% लोग मानते हैं। तो यानी कि आप देखें, जेंडर इक्वालिटी और राजनीतिक व्यवस्था बदलने की जब बात आई तो लगभग 61% लोगों ने माना कि एक देश में जो चली हुई व्यवस्था है इसको बदलने की जरूरत है और महिलाओं को भागीदार बनाना है देश को चलाने में। तीसरा सवाल हमने जो लोगों से पूछा, महिला आरक्षण को अपना बताकर सोनिया गांधी ने क्या करने की कोशिश की है। सच कह रही हैं, कहते हैं 24% लोग। मोदी की बड़ाई नहीं कर सकती इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, 32% लोग। कांग्रेस का कमिटमेंट जताया 26% लोग। कुछ बोलना था सो बोल गई सोनिया गांधी 18% लोग। यही आज डिबेट का एक मुद्दा है और हम ओपन करते हैं इस डिबेट को। असीम वकार साहब, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज बड़ा तंग दिल दिखाया एआईएमआईएम ने। 454 लोगों ने समर्थन में वोट किया और 2 एआईएमआईएम के जो नुमाइंदे थे, ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अगेंस्ट द बिल। महिलाओं से ऐसी क्या दिक्कत है? देश भर में तो सराहना हो रही है इस बिल की। कोई सराहना नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग, बीजेपी से तनख्वाह लेने वाले लोग, बीजेपी से पैसे लेने वाले लोग और राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। असद ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब ने साफ संदेश दिया है कि अगर आप हमारी कौम को कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम आपका समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि संविधान में प्राविधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं जवाब दे रहा हूं स्मृति ईरानी साहिबा को कि हमारे देश में संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें साफ साफ लिखा है कि दलित अगर मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए दलित का हिंदू होना जरूरी है। यह संविधान में लिखा हुआ है। तो धर्म ही के आधार पर है कि मुसलमान अगर दलित है तो नहीं मिलेगा, हिंदू दलित है तो मिलेगा। तो धर्म के आधार पर तो आरक्षण है। दूसरी बात, INDIA गठबंधन के सबसे बड़े नेता जनाब राहुल गांधी साहब जिस सीट से जीत कर आए हैं और जो लोकसभा में बैठकर बहस कर रहे हैं, उस सीट में सबसे ज्यादा योगदान और पसीना और वोट मुसलमानों का लगा हुआ है। उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए था। सोनिया गांधी जी ने ओबीसी की बात की, दलितों की बात की, अनुसूचित की बात की, आदिवासियों की बात की, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से यह नहीं कहा कि मुसलमानों का भी इसमें हक होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, मोदी जी ये बिल लागू नहीं करना चाहते हैं, ना ये लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं के साथ मजाक किया है। ना अभी सेंसस हुई है, ना अभी सीटें रिजर्व हुई हैं। लोग 2029 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये 34 और 35 तो 40 तक लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दिल में ईमानदारी नहीं है। चलिए, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जिन्होंने भी समर्थन किया है वो पैसे लेते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या पैसे लेकर सपोर्ट कर रही है इस बिल को? वरुण पुरोहित जी, सीधा सवाल है, आप पर आरोप लगाया है असीम वकार ने। देखिए नाविका जी, वकार साहब तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। राजीव गांधी जी का सपना था, उनका विजन था, इसलिए स्थानीय निकायों में, पंचायत में रिजर्वेशन किया गया। मैंने खुद ने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने जीवन में क्या हालत थी महिलाओं की। जो हमारी माँ या दादी उम्र की जो महिलाएं थी उनका क्या हाल हो रखा था। फिर गांव में सरपंच बनी, प्रधान बनी। आज इस स्थिति में देश आया कि कांग्रेस के, राजीव गांधी के सपनों को, कांग्रेस के विजन को मोदी जी को अपनाना पड़ा, क्योंकि इंडिया अलायंस से घबरा गए, कर्नाटक की हार से घबरा गए। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल लाभ इसका मिलने वाला नहीं है। और राजीव गांधी के सपने को पूर्ण करने के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी जी ने भी कहा पार्लियामेंट में हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का
बार बार इस प्रकार का आचरण कि भाई विपक्ष के सदस्य कोई अपना पॉइंट ही नहीं रख सकते। एसटी एससी की क्यों बात करी, ओबीसी की क्यों बात करी? अरे भाई 542 का सदन है, एक सांसद भी अगर अपना मत रखता है तो यही लोकतंत्र होता है। आप उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करिए, संसद से पास कराइए, आज पास हुआ, उसके लिए शुभकामनाएं महिलाओं को। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सबका विजन यही रहा है, महिला सशक्तिकरण हो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हो गया, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा? उसको तो भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी से धक्का पहुंचा। एक स्त्री धन का प्रोविजन हमारे यहाँ होता है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। नोटबंदी की पुरानी बात है, आप बुरा मत मानिएगा, पुरानी बात कर रहा हूं। स्त्री धन को इन्होंने नोटबंदी से निकाल लिया। हर महिला का, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, 10,000, 20,000, 50,000 अपनी सेविंग रखती थी, उसको बाहर निकाल लिया। अब उसकी क्या स्थिति? अब जो स्थिति अगर महिलाओं की सही में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार को कुछ करना है तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करे। और जहां तक अभी बात है, सब कह रहे हैं भाई महिलाओं को उल्लू बना दिया। पुरोहित जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले तो आप महिला आरक्षण करा नहीं पाए। 2010 में आपने राज्यसभा में पास कराया, लेकिन लोकसभा में 4 साल तक लाई नहीं। अब आगे संदेश दे रहे हैं, मोदी जी को ये कर दीजिए, मोदी जी को वो कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं क्रेडिट तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखना चाहते कि आपकी पार्टी 60 साल रह चुकी है हुकूमत में, उसने क्या किया। ये सारे मुद्दे आज उठ के आ रहे हैं। जब इतने साल यूपीए की सरकार को ओवैसी जी सपोर्ट कर रहे थे, तब ये नहीं मुद्दे उठे थे। जब यूपीए खुद पावर में थी, तब कांग्रेस ने नहीं उठाया था। लेकिन आज ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति है या 2024 की वोट की लड़ाई? देखिए नविका जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी, उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से आधी आबादी को एक स्वाभिमान, उनका अभिमान इंटैक्ट रखने का जो काम किया है, एक बिल जिसका इंतजार 27 सालों से हमारी देश की महिलाओं ने किया, आज फाइनली लोकसभा से पास हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उनका, जिससे कि गांव की महिलाएं हों चाहे शहर की महिलाएं हों, वो लाभान्वित होंगी। एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं देश की सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आज ये पॉसिबल हो पाया कि डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में वो अपनी भी भागीदारी रख सकेंगी। अब देखिए, डाउट्स कई तरह के नविका जी हो सकते हैं। आज पूरे दिन डिस्कशंस हुए, लेकिन हमने देखा कि इच्छा शक्ति की कमी के चक्कर में पिछली बार भी जब कभी ये बिल आया तो लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया गया। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उनके माध्यम से जब काम कोई शुरू होता है तो उसका अंत भी होता है। और जब भी वो किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी करते हैं। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से पूरी टेक्निकल सब चीजों का ध्यान रखते हुए, कानूनी पेचीदगियां हैं उनका ध्यान रखते हुए इस पूरे बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा और आगे आने वाले समय में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। और जिस तरह की चीजें आई हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने भी आज पार्लियामेंट में उन सभी बातों का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया जब हमारा देश एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप हिंदू मुस्लिम करके मत बांटिए। मैं तो कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी जब कोई भी योजना बनाते हैं तो किसी धर्म के आधार पर नहीं बनाते। अगर हमने घर दिए, 4.25 करोड़ लोगों को घर मिले, जिसमें से 3.25 करोड़ महिला मालिक हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं किया। अगर 13 करोड़ घरों के अंदर जल से नल पहुंचता है तो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं किया। वो समय चला गया जब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे। और जिस तरह से आज एक दोहरा चरित्र नजर आया है, आपने अलग अलग बातें की, लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट थी आपके पास में राज्यसभा में, उसको पास कराया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिल्कुल समर्थन दिया, लेकिन लोकसभा में इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं ला पाए। लेकिन आज इच्छा शक्ति भी है, मजबूत सरकार भी है। वो मजबूर सरकार जी हाँ, इच्छा शक्ति है, मजबूत सरकार है, लेकिन लागू होगा 5 साल बाद 2029 पर। और इस पर कई सवाल है, लेकिन आगे के सवालों को ले रही हूं। सर्वे में महिला आरक्षण पर कांग्रेस का सोनिया गांधी को क्रेडिट देना कितना सही है? बिल्कुल सही 28% लोग कहते हैं, थोड़ा बहुत सही 9% लोग कहते हैं, बिल्कुल गलत 28% लोग कहते हैं, और कह नहीं सकते 35% लोग कह रहे हैं। यानी कि सोनिया गांधी को क्रेडिट देने वाले और क्रेडिट ना देने वालों की तुलना एक जैसी है। और कुछ लोग समझ रहे हैं, 35% लोग, कि भाई सोनिया गांधी को क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है। इस पर ऑन द फेंस है 35%। अगला सवाल, महिला आरक्षण बिल अभी क्यों लाया गया? 27 साल से अटका हुआ था, इसलिए 13%। ईवीएम यानी इवेंट मैनेजमेंट है 23%। महिलाओं को भागीदारी देने के लिए 44%। नई संसद में कुछ बड़ा करना था 20%।
मैं अगला सवाल भी ले लूं। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू करने का जो इवेंट मैनेजमेंट, ये क्या है? विवाद खड़ा करना है, 24% लोग कहते हैं, इसीलिए इस तरह से इस बिल को किया गया। राजनीतिक द्वेष है, 27% लोग कहते हैं। खुद नहीं कर पाने पर खींच बची हुई है विपक्ष में 12%। सही आकलन है 37%। मैं पूछना चाहती हूं, हमारे यहाँ पे मित्र बैठे हैं बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले तो इस आरोप का जवाब दीजिए जो वकार साहब ने लगाया है कि आपकी भी सांसदों ने सपोर्ट किया है बिल को, और उन्होंने कहा है ममता बनर्जी जननी है इस बिल की। तो आपने क्या पैसा लेकर सपोर्ट दिया है, क्योंकि वकार साहब का यह कहना है, या मुसलमानों के साथ धोखा किया है? अब इस बात का भी जवाब दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, इसका जो क्रेडिट है वो सोनिया गांधी जी को जाना चाहिए, या ये एक खेल है जो चुनाव से पहले रच दिया गया है, इसमें किसी के हाथ में आना कुछ नहीं है, इंतजार रहेगा 2029 तक? मैडम, उससे पहले वाकर जी मेरे बड़े भैया को कहना चाहता हूँ, ममता दीदी इस विषय में पहले से पार्लियामेंट में लड़ाई किया था, आपको भी पता है। लेकिन उससे पहले फिर भी मैं वाकर जी कहना चाहता हूँ, विधानसभा में दीदी ने पहले से 40% किया, और यहाँ पर 40% महिला, ये मुस्लिम हो हिंदू हो, विधानसभा में एमएलए विधायक है, और नुसरत जहां जो एमपी है पार्लियामेंट में, वो भी मुस्लिम है। दीदी के पास ऐसा कुछ नहीं, दीदी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबके घर पे जाते हैं, सबका दिल में रहते हैं, और गिरजा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में खाना खाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हुए, हर जगह में दीदी जाते हैं। दीदी का बात अलग बात है। लेकिन और एक बात है मैडम, बंगाल में म्यूनिसिपालिटी में, पंचायत में दीदी पहले से 40% कैंडिडेट कर दिया। यहाँ पर बंगाल में पहले से दीदी महिला बिल के पक्ष में है। लेकिन बात जो है, आप 1990 साल से राजीव गांधी से आलोचना चल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेके, लेकिन अमित मालवीय आईटी सेल का जो प्रेसिडेंट है, एक से बगैर एक ट्वीट महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ, वो इसके लिए आज काकुली को दोस्त मेरा पार्टी का जो एमपी है पार्लियामेंट में जो उठाया उनका बात, इनका खिलाफ भाजपा के एक आईटी सेल का प्रेसिडेंट इसके खिलाफ बोलते थे, और आज बिल पास हुआ। और चौथा बात है मैडम, ये जो सर्वे का बात किया ना, सर्वे अभी तक 2021 से नहीं हुआ, 2021 नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, जो कोरोना चले गए उसके बाद नहीं हुआ, 2024 इलेक्शन आ गए उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद होगा कि नहीं पता है, किसी को पता नहीं है। लास्ट में फिफ्थ पॉइंट, बिल में कोई रूल्स नहीं है कब इंप्लीमेंट होगा, बिल में लिखा नहीं है मैडम। और जो 6 पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखिए ये सर्वे नहीं हुआ, कोई एससी कौन होगा, ओबीसी कौन सीट ओबीसी होगा, कौन सीट में डिनायल होगा, महिला आरक्षण बिल में ये भी लिखना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब तक जाति गणना नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुआ, सर्वे नहीं होगा और डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बादल देवनाथ जी, क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठकर तय कर लें कि वायनाड महिलाओं की सीट होगी, तो यहां पर वरुण पुरोहित जी ये झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, कह देंगे ये राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष दिखाया जा रहा है। अगर हैदराबाद में रिजर्व कर दिया, और ये सब अमित शाह जी ने बताया है, सदन में बताया है। मैं पूछना चाहती हूँ असीम वकार साहब, अगर हैदराबाद को महिलाओं की सीट बता दिया जाए तो आप नहीं कहेंगे कि ये राजनीतिक द्वेष से किया गया है? तो डिलिमिटेशन ही तो तरीका है, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। ये खेल ही वही। मैडम, इलेक्शन कमीशन किसके अधीन आता है? अब आप हमें मत समझाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। देखिए ये सारा खेल, एक तो फिर मैंने आपसे कहा कि एक तो अभी होने नहीं जा रहा है, ये आप भी जानती हैं। नहीं, मैं आपको समझाऊंगी नहीं असीम वकार साहब, लेकिन आप जब यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे थे तब किसके अधीन था इलेक्शन कमीशन? तब इंडिपेंडेंट था क्या? तब भी सरकार के अधीन था। अच्छा, देश नहीं, तब भी सरकार के अधीन था। देश की जितनी संस्थाएं, जितने लोग हैं, वो या तो सरकार के अधीन होंगे या सरकार के खिलाफ होंगे। अब जैसे जितने चैनल हैं उसमें कितने सरकार के अधीन है ये आपको पता है?
मीडिया हाउसेस कितने सरकार के विरोध में, ये भी आपको पता है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है। नहीं, आप तो सब कुछ समझते हैं, तो बता दीजिए फिर 75 सालों में यहाँ कभी लोकतंत्र हुआ ही नहीं। मीडिया पर टिप्पणी कर सकते हैं आप रोज सुबह उठकर, लेकिन आप अपने ही नेता असदुद्दीन ओवैसी पर कभी टिप्पणी कर सकते हैं? आप अधीन है क्या उनके? लोकतंत्र नहीं अप्लाई करता? अरे भाई मेरी बात तो पूरी आने दीजिए, मेरी बात तो पूरी आने दीजिए, या कहिए कि मैं सिर्फ सुनूं बैठकर आपकी बात। नहीं सर, मैं भी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठी, इसलिए तर्क दे रही हूँ। डिबेट शो में तर्क पर ही बात होती है। आप नहीं चाहती, मैंने तर्क दिया। आप नहीं चाहती हैं कि ओबीसी को आरक्षण में उनकी जगह हो, अधिकार हो उनका? क्या आप नहीं चाहती है मुसलमानों को उनका, जो औरतें उनको अधिकार मिले? अगर नहीं चाहती हो तो हमारी आपकी लड़ाई है। आप एक महिला से बात कर रहे हैं, आप एक महिला से बात कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि महिलाओं का भी कोई वहां पर हक हो? पहले तो ये बता दीजिए, फिर मैं मुसलमानों पर आती हूँ। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं वहां बैठी हों, उसमें अगर ब्राह्मण और ठाकुर महिलाएं हों, इनकी पार्टी में तब तो उसमें दलित महिलाएं भी हों, ओबीसी भी हों, मुसलमान महिलाएं भी हों। आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि मुसलमान महिलाएं ना हो उसके अंदर, या ओबीसी महिलाएं ना हो? नहीं, आपको अभी बादल देवनाथ जी ने बताया ना, ममता बनर्जी चाहती हैं तो उनकी है यहाँ पर, उनकी महिला सांसद हैं। आपने कितनी भेजी है? आप पहले ये बता दीजिए, आपने कितनी मुस्लिम महिला सांसद बनाई है AIMIM की टिकट पर? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सलाम कर दूंगी, आज खड़े होकर सलाम जय हिंद कर दूंगी। आप बताइए, आपने कितनी महिलाएं भेजी हैं? देखिए, दो सांसद हमारी पार्टी के हैं, तो हम आपको जवाब दें कितने है नहीं, वो जो भी पड़ेगा लिस्ट राज्यसभा की और लोकसभा की, उन्हें पता चल जाएगा। आप ये बता दीजिए, पार्टी में महिलाओं को कितनी पोस्ट दी है, बता दीजिए वकार साहब। बड़ी चिंता है आपको मुसलमान महिलाओं की। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सवाल नहीं, अरे मैडम बात तो सुन लीजिए पूरी। सुन रही हूँ ना, हम बोलेंगे वही जो हमें बोलना है, आप परेशान मत होइए। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही, कि मोदी पर जी से आपकी परेशानी जो झलक रही है वो देख रही नहीं देंगे। भाई 2 चुनाव हो गए, 14 हो गया, 19 हो गया, 24 आ गया। ना 14 में मुसलमानों को टिकट दिया, ना 19 में दिया, और 24 में देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। चलिए, सवाल इसका ये सवाल मैं राखी जी से पूछूंगी, ये सवाल मैं राखी जी से पूछूंगी, मुझे आप जवाब दे दीजिए। आपने कितनी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया, आप मुझे बता दीजिए। अरे पहले आप ये पूछिए मोदी जी से कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? हिम्मत है आप में? बड़े भाई हैं आप, बड़े भाई हैं आप। मैं बैठी हूं ना, पूछूंगी, मैं आपके सामने पूछूंगी, आपका जवाब लेते ही मैं राखी जी से बीजेपी का सवाल पूछूंगी। आप तो बता दीजिए, वसीम भाई बता दीजिए ना। मैडम हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ती थी। आपकी दुआ, आप दुआ कीजिए कि हम 543 सीटों पे चुनाव लड़े, हम आधी सीट देने पर तैयार हैं। महिलाओं का नंबर आबादी का अभी तक नहीं आया, कब आएगा? नहीं, एक मिनट, अब आप ये पूछिए कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं ये लोग? ये पूछिए, हिम्मत देखें आपकी, मोदी जी से पूछिए, जरा लगाइए एक बार ऐड, यूं बैठिए कि मोदी जी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं आप, ऐसे पूछिए। मैं ओवैसी जी ने क्या कहा, उनका बयान भी सुनवा देती हूँ। असीम वकार साहब, आपके पास सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन अपने ही नेता का बयान सुन लीजिए। It is a deceive. You're deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. With the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. This selective affirmation is an election stunt. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. राखी राठौर जी, मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने ना सीट दी, ना टिकट दी, ना इनकी पार्टी में कोई रिप्रेजेंटेशन है,
लेकिन लंबे लंबे लेक्चर हैं कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बना रही हैं। जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई योजना की, और मैं वही बात कहना चाहूंगी जो गृह मंत्री जी ने आज पार्लियामेंट में की, कि हमारे लिए जब देश के विकास की बात की जाती है, अब सुन लीजिए वकार साहब, अब सुन लीजिए, जब देश के विकास की बात आती है तो हम लोग चुनावी चीज नहीं सोचते, हम राजनीति नहीं सोचते। आज महिलाओं की बात थी तो वो मान सम्मान की बात थी, उनको मान्यता देने की बात थी। उसमें हर चीज में आप चुनाव लेकर आना, हर चीज में राजनीति लाना ठीक नहीं है। और नविका जी, मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी पार्टी ने कब ऐसा किया कि कोई भी योजना हो उसमें हिंदू मुस्लिम किया हो? कभी धर्म के आधार पर कभी किसी योजना का डिवीजन आपने देखा कि 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न मिलता है तो वो 80 करोड़ लोगों को मिलता है, उसमें धार्मिक आधार पर कोई सेपरेशन नहीं हुआ। हमारी पार्टी वो नहीं है जो कहती थी कि पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का यानी मुसलमानों का है देश के रिसोर्सेज पे। तो सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हमेशा प्रधानमंत्री जी ने काम किया है वकार जी। और आप किस मुंह से आप बात करते हैं महिलाओं की, जबकि आपकी पार्टी में कितना सम्मान महिलाओं को मिलता है वो हमने भी देखा। आप वो लोग हैं जो 3 तलाक पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, आप वो लोग हैं जिनकी मंशा हमेशा डाउट क्रिएट करने की हुई है, चाहे धारा 370 हुई हो, चाहे मंदिर निर्माण की बात हुई हो। आपने कहा था पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पॉसिबल करके दिखाया क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वैक्सीन की बात जब आई तो इन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है कि हमारा देश जो है खुद वैक्सीन बनाएगा और सभी को वैक्सीन लगा देगा। ये बात भी आप लोगों ने कही थी, लेकिन लगातार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलूं या यूपीआई पेमेंट की बात करूं, आप लोगों ने डाउट किया था कि यूपीआई पेमेंट पॉसिबल ही नहीं, लेकिन आज छोटे से छोटा व्यापारी, एक ठेले वाला भी यूपीआई से पेमेंट करता है। ये पॉसिबल किया है मोदी जी ने। आज देश जो 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, फ्रजाइल 5 में थी, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मोदी जी ने किया। और अगले 3 सालों के अंदर 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग होंगे। तो ये बात है कई लेवल पर मोदी जी ने प्रूव किया। वकार जी, आपकी ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं और महिलाएं देख रही है जिस तरह से आपने विरोध किया है। आधी आबादी आपकी मंशा, आपके टारगेट को और आपके एजेंडे को देख लिया है कि किस तरह से महिला जो 27 साल से इंतजार कर रही थी। और मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि लगातार जो प्रयास किया, प्रयास कैसा, जो किसी कानूनी पेच में ना फंसे, कहीं पर भी अटके ना, कोर्ट में जाके अटके ना, ऐसे प्रोविजंस आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, गृह मंत्री जी ने किए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और देखिए, महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए जिस तरह की मंशा आपकी वो ठीक है। महिलाओं का प्रोग्रेस कब होगा, कितना होगा और किसकी वजह से होगा, वो महिलाएं खुद करेंगी या देश में और कोई करवाएगा, ये देखने की बात है। क्योंकि आरक्षण की बात हुई है, आरक्षण जब होगा तब देखेंगे। लेकिन सर्वे के अगले सवाल, मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय पर महिला आरक्षण बिल आना क्या दिखाता है? बीजेपी संकल्प पत्र का वादा पूरा कर रही है, 34% लोग मानते हैं। जाति जनगणना का काउंटर है 16%, इंडिया अलायंस से डर है 24%, सरकार का कॉन्फिडेंस है 26%। सवाल नंबर 8, महिला आरक्षण बिल के भीतर SC/ST कोटा रखने का प्रावधान सही है क्या? 30% लोग मानते हैं कि यह सही है, 38% मानते हैं सही नहीं है, कह नहीं सकते 32%। तो आरक्षण में आरक्षण सिर्फ 30% मानते हैं कि यह सही है। ओबीसी भी इसमें होता तो पता नहीं देश क्या कहता। महिला आरक्षण से संसद में परकटी अभिनेत्री चुने जाने की समाजवादी पार्टी आरजेडी नेताओं की बात पर क्या कहेंगे? महिला विरोधी सोच है, 23% लोग कहते हैं। पुरुष मोनोपोली खत्म होने से डर है, 18% लोग समझते हैं। पिछड़े समाज के लिए चिंता है, 21% लोग। बिना सोचे विचारे कहते हैं 38% लोग। और मैं पूछना चाहती हूं वरुण पुरोहित जी, आज आपसे, मैं ये नहीं कहना चाहती कि भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होने जा रहा है। वर्तमान में आज जब ये बिल पास हुआ, 454 वोट फॉर, 2 अगेंस्ट जो AIMIM के थे। अब 454 वोटों में कहीं ना कहीं आरजेडी तो नहीं है, पर समाजवादी पार्टी के जो 2-4 MP हैं उनका भी मत इसके साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस तो इनके साथ सरकार बनाकर यूपीए में बैठी थी, कन्विंस नहीं कर पाई। आज मोदी जी ने आकर सारी पार्टियों को सेम पेज पर ले लिया। इतना तो मानेंगे कि राजनीति हो या आप रोज कहें कि हमारा क्रेडिट है उनका नहीं, हम सब करते हैं, हमारा बिल है, वो सब ठीक है। लेकिन क्या आप कन्विंस कर पाए थे? और अगर कन्विंस कर लेते तो क्या 2010 के राज्यसभा पैसेज के बाद लोकसभा में नहीं लाते? क्या आज आप ये नेशनल टेलीविजन पर मानेंगे कि कांग्रेस से चूक हुई थी और आज हिस्टोरिकली इस चूक को सही किया है मोदी सरकार? नाविका जी, कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई। जो सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, ये प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है।
समय के साथ एडेप्टेशंस करती है। जब राजीव गांधी जी का जमाना था, मैंने आपको कहा, आपने भी देखा है क्या हाल था महिलाओं का, तो उनका एक विजन था, पंचायत राज में लाए और स्थानीय निकायों में लाए आरक्षण, उससे आज पूरे देश में महिलाएं, आप मराठी राठौड़ पार्षद कैसे हैं, उसी कारण से हैं। आज कितनी मेयर बनी देश के अंदर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ देश का, ये है, ये राजीव गांधी जी का विजन था जिसको सक्सेसफुल बनाने का प्रयास मोदी जी ने किया है। जहां तक आप कह रहे हो कांग्रेस की चूक कैसे हो गई, वो बेस नहीं बनता, तो आज महिला आरक्षण की बात ही कैसे आती। 27 साल पहले इंतजार किए तो 27 साल वैसे भी आगे और इंतजार करना है। आज 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 19 करोड़ को रोजगार को जनता देख रही है। ये खाली मैंने कहा ना, इंडिया अलायंस और भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक की हार, उसके बाद मोदी जी का भयाक्रांत हो गए मोदी जी, इसलिए लाए फड़का जी का कांग्रेस पार्टी का रोल सरप्राइज। आज सोसाइटी मैच्योर हो गई है, आज सोसाइटी और पार्टी मैच्योर हो गई है, इसीलिए ये बिल, इसमें जो बच्चों की बर्थडे थी प्राइज लाए थे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सोसाइटी मैच्योर हुई है। ना ममता जी का ना बीजेपी का, सारा क्रेडिट कांग्रेस का। मानते हैं आप इस बात को देवनाथ जी? सारा क्रेडिट नहीं, देखिए मैडम, राजीव गांधी ने कोशिश किया, देवगौड़ा जी कोशिश किया, अटल बिहारी वाजपेयी कोशिश किया, और मनमोहन जी ने 2010 में राज्यसभा में पास किया, लेकिन पार्लियामेंट में उसका आंकड़ा नहीं था। अटल जी के पास भी आंकड़ा नहीं था। मेरा बात है, जिसके आज कैसे आंकड़ा आ गया पार्लियामेंट में मोदी जी के पास मेजोरिटी है उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी और पॉलिटिकल पार्टी भी तो सपोर्ट किया, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया? 27 साल क्यों अटक था? मेरा सवाल यह है। तीसरा बात, आरक्षण क्यों नहीं होगा मैडम? बहुत सारे लोकसभा सीट है, एससी सीट है, एसटी सीट है, ओबीसी है, जनरल सीट है, लेकिन महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ, डिलिमिटेशन क्यों नहीं होगा? जातिगत जनगणना क्यों नहीं होगा? और इसमें एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं होगा? सिर्फ जनरल सीटों में जब हो सकता है तो महिला के पहले भी बिल में नहीं था जब कांग्रेस लाई थी, या जब यूपीए सरकार में आया था तब भी नहीं था। लेकिन आज ये रुक कर ख्याल क्यों आ रहा है राखी राठौर जी? ये ओबीसी की चिंता आज 9 बिंदुओं पर सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, उसमें भी महिला आरक्षण नहीं था, लेकिन आज ओबीसी के चैंपियन बने हुए, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, जब ये लेकर आए थे अपना प्रपोजल, उसमें ओबीसी का कहीं मेंशन नहीं था, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने आज स्पष्ट तौर पे कहा कि किस तरह से 29% हमारे कुल 85 एमपीज जो है वहां पर हैं, 29 हमने एमपीज को मंत्री भी बनाया हुआ है, 27% एमएलएज हैं, 40% एमएनसीज हैं। तो जिस तरह से ओबीसी को मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, तो इस तरह की बात से कुछ होगा नहीं। और देखिए, वकार साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी नविका जी, नजमा हेपतुल्ला जी के बारे में क्या ख्याल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जिनको की उपसभापति बनाया था? तो बात यह है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने में विश्वास करती है, वहां पर इस बात के लिए पुष्टि की जाती है कि कौन देश के विकास में नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से काम करेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, और वो कोई भी किसी भी धर्म के आधार पर कभी ऐसा नहीं किया जाता। आपकी पार्टी धार्मिक हो सकती है, लेकिन हम लोग नहीं करते। देश के राष्ट्रपति थे, वो भी किसने बनाया था? वकार साहब। कलाम साहब है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जवाब दीजिए वकार साहब। उनकी कैपेबिलिटी पे, उनके टैलेंट के माध्यम से, और हमारे देश में यही होना चाहिए नविका जी, अपने टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी के बेस पर अगर कोई आगे बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, उसको धार्मिक आधार पर डिवाइड नहीं कीजिए। आप ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगातार करते हैं और खुद कुछ नहीं करते, खुद महिलाओं को आगे लाने का काम करते नहीं। उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया नविका जी। वकार साहब जवाब दीजिए। क्योंकि जवाब है नहीं, करना कुछ है नहीं, और इसीलिए सिर्फ रोड़े अटकाने हैं। देखिए नाविका जी, आपने तो हिम्मत दिखाई नहीं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं अकड़ के, कब दीजिएगा मुसलमानों को टिकट, ऐसे पूछती हैं आप? डर किस बात का? बताया ना हमने जवाब, नजमा फिर से सवाल पूछ रहा हूं। सर बताइए आप जरा, आप जवाब नहीं देंगे। अरे भाई, 20 करोड़ मुसलमान हैं देश में। आपने माना कि आपका जो अलायंस 20 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें डाल दिया है, लेकिन खाली नजमा हेपतुल्ला नहीं है। आप जवाब दीजिए। अरे बात समझिए आप, अरे आप खाली इतना बता दीजिए कि क्या इस चुनाव में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से मोदी जी लोकसभा में टिकट देंगे? भाई प्रियंका गांधी ने दिए, उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दीजिए। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? आप इच्छा शक्ति दिखाइए महिलाओं को, बिल तो आता रहेगा। जब प्रियंका गांधी ने एक विजन दिखाया सबको, जब तो मजाक उड़ा रहे थे आप,
लड़की है, लड़ सकती हूं, मजाक करी उस बात की। आप भी दीजिए 40% टिकट, सब पार्टियां देंगी टिकट, क्यों नहीं होगा? क्या जरूरत है महिला आरक्षण की? उससे पहले टिकट देने के प्रयास कीजिए आप। अभी चुनाव आ रहे 5 राज्यों के, दीजिए सब लोग 40% टिकट, क्यों नहीं देना चाहते? बहुत बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्यों नहीं है जो चुनाव के लिए? उस पर सवाल अभी भी टिका हुआ है। लेकिन अगले 2 सवाल सर्वे के। महिला आरक्षण बिल से 2029 के लिए मोदी ने बीजेपी के पिच तैयार कर दी है। हाँ 42% लोग कहते हैं हाँ, 41% लोग कहते हैं नहीं, कह नहीं सकते 17% लोग। और आखिरी सवाल, महिला बिल से भी मौजूदा व्यवस्था में बड़े नेताओं के घरों की महिलाएं ही आगे आ पाएंगी। हाँ कहते हैं 36% लोग, नहीं कहते हैं 31% लोग, कह नहीं सकते कहते हैं 33% लोग। तो इस पर बटा हुआ है इस वक्त समाज। मैं पूछना चाहती हूं राखी राठौड़, क्या बड़े घर की बेटियां आएंगी या राजनीतिक परिवारों से लेडीज आएंगी, महिलाएं आएंगी? क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं पिछड़ी गांव की ग्रामीण औरतें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हों वो आगे आ पाएंगी। ये कैसे आप इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही ऐसा ही काम किया। ये हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता, आज मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने किस लेवल पे स्टार्ट किया और आज कहां ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा से एक टैलेंट के बेसिस पे जिसमें क्वालिटी हो उसको आगे बढ़ाने का काम लगातार किया और इसीलिए महिलाएं हों, चाहे शहर की हों चाहे गांव की हो, उनको आगे लाने का काम लगातार हम लोग करेंगे। जिसमें जो क्वालिटी होगी उसके माध्यम से आगे बढ़ने का काम जो है वो हमारी पार्टी में हमेशा ही होता है। चलिए, लेकिन जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है? सर्वे के सवाल हमने देख लिए, लेकिन जनता के सवाल हमेशा बताते हैं कि जनता का रुख किस तरफ है। तो जनता के सवाल पढ़ रही हूं मैं आज सवाल पब्लिक का शो पर। पटना से कवि शंकर का सवाल है, पहले स्टालिन का सनातन के खिलाफ बयान और फिर मोदी जी का नारी वंदन बिल, क्या ये 2024 के चुनाव में विपक्ष की बुनियाद हिलाने के लिए काफी नहीं है? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल, कांग्रेस हमेशा की तरह क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही है, लेकिन वो ये बताए कि इतने साल तक उनकी सत्ता रही तो क्यों ये महिला बिल पास नहीं करा पाए? संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, अगर महिला आरक्षण बिल राजीव गांधी का सपना था तो इस बिल को पास होने से जो दल रोक रहे थे, सोनिया गांधी जी ने उन दलों से गठबंधन क्यों कर लिया? पीयूष करमबलिकर का बिलासपुर से सवाल है, समाज में सरपंच पति और पार्षद पत्नी जैसे पद बन गए हैं तो 33% आरक्षण महिलाओं को कैसे ताकतवर बनाएगा? और छाया सोनी का शहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी संसद में बोलकर जवाब सुनने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? अमित शाह के जवाब के समय क्यों सदन में नहीं मौजूद थे? अब ये सारे सवाल पुरोहित जी आपके लिए ही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने चाहती है, स्पीच देना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं सुनती? क्या विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी कांग्रेस निभा रही? देखिए नाविका जी, जो आप ये जितने भी बता रहे हो कमेंट्स, ये लोकतंत्र है जिसको कांग्रेस पार्टी ने पोषित किया है पिछले 75 सालों में। 10 साल की बात नहीं करता, 65 साल तक तो फिर भी किया। 10 साल में कोशिश की गई कि राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डैश नैश किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आप ये दिखा रहे हो कि लोगों के व्यूज आ रहे हैं। ये लोकतंत्र है। अगर आप मोदी जी के खिलाफ व्यूज दिखाते तो ईडी, पीडी, सीडीआई सारी पहुंच जाएगी। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। और जहां तक आप बात करो, कांग्रेस पार्टी आज भी सदन चलाया है सुचारू रूप से, लेकिन एक नैरेटिव है, एक क्रिएशन है 9.5 साल में कि अगर विपक्ष कोई अपना एक सांसद भी अपना मत रखता है तो भाई मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलता है? अरे भाई संसद है, संसद इसीलिए है कि लोग अपने अपने मत, अपने विचार उसमें व्यक्त करेंगे, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हो, कोई संशोधन हो, उसके बाद बिल पास हो। तो कांग्रेस पार्टी तो कह ही रही है। और जहां तक क्रेडिट की बात है, मैं करने का सिद्धांत तो 9.5 साल से आया है। आप मानोगे इस बात को? हम तो मैं से नहीं, हमसे देश चलाते हैं। हमने हमेशा हमसे देश चलाया है। आपको तो अलग रहना चाहिए। आप क्यों मैं के चक्कर में पड़ गए? हमारा बिल, हमारा बिल। हम तो खुश हुए, हमारा बिल हमारा बोला, मेरा बिल किसी ने नहीं बोला।
हमारा बिल राजीव गांधी के सपनों को साकार किया। इस बात के लिए हमने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। इस बात का आप ये क्यों नहीं मान रहे हो? मोदी जी को क्रिटिसिज्म थोड़ी किया है हमने, लेकिन जो संसद में करिए, लोकतंत्र में आपको बिल्कुल इजाजत है और आपका हक भी है, करिए जितना क्रिटिसाइज करना है, लेकिन जनता पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है तय तो पब्लिक करेगी। बॉस तो पब्लिक है, ना कोई एंकर है, ना कोई टेलीविजन चैनल है, ना कोई अखबार है, तय तो पब्लिक करेगी। और पब्लिक का मत आप सुन रहे हैं। मीना ध्यानी का गाजियाबाद यूपी से सवाल है, जो पार्टियां महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती हैं, उन्हें किसने रोका है? वो क्यों नहीं अपनी पार्टी से अगले ही चुनाव में इसे लागू कर देती? आइए, सत्ता में आइए, जल्दी से लागू करिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं, कब इतिहास बदलेगा और कब औरतें, महिलाएं आगे आएंगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। सर्वे पे आप क्या सोचते हैं, आप कहां खड़े हैं, जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वक्त मैं अपने सारे मेहमानों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार।